92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, हमारी कहानियां आप रेडियो के अलावा जब चाहें मोबाइल फोन पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 यानी 505-6677। दोस्तों, जो कहानियां मैं आपको सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, मुंबई, दिल्ली और भारत के कई शहरों में एक राइटर्स की मंडली है जिनको मैं ट्रेन करता हूं। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं रश्मि नाम्बियार की लिखी कहानी सच्ची वाली लव स्टोरी। सड़क के उस पार नरेंद्र दत्ता साफ दिख रहे थे। वही खद्दर की सफेद कमीज, वही काले रंग के मोटे फ्रेम वाला चश्मा और वही दाढ़ी। दूर से भी उनकी दाढ़ी और बालों की सफेदी साफ झलक रही थी। सोमेश आगे बढ़ के दद्दा को गले से लगा लेना चाहता था, लेकिन कलकत्ते की बारिश और उसके मन पे पड़े बोझ ने उसके कदम सुस्त कर दिए। जब तक वो सड़क के उस पार पहुंचा, नरेन को महानगरी की भीड़ निगल चुकी थी। सोमेश कलकत्ता आना नहीं चाहता था, लेकिन बॉस ने जोर दिया था, इसलिए वो 24 साल बाद आज फिर से इस शहर में था। 24 साल पहले हाथ में अटैची और नजरों में नौकरी का सपना लिए जब सोमेश गांव से कलकत्ता आया तो नरेंद्र दद्दा के कमरे में ही उसने अपना डेरा डाला था। नरेंद्र दद्दा उसके रिश्तेदार नहीं थे, बस गांव में उसी के टोले के थे और उसी अधिकार से बाबूजी ने उसके हाथ चिट्ठी पकड़ाते हुए कहा था, नरेंद्र से मेरी बात हुई थी जब वो पिछली बार गांव आया था। अरे तुम यहां दिन भर मटर गश्ती करते रहते हो, जाओ कलकत्ता में नौकरी खोजो। सोमेश को भी कहां गांव में रहना था। कलकत्ता की कई बातें सुनी थी उसने गांव के लड़कों से। वहां थिएटर में अंग्रेजी सिनेमा दिखाई जाती है, बंगाली लड़कियां बहुत खूबसूरत होती हैं, और हाँ, अगर थोड़ा पैसा भी कमा लो ना तो शान और शौकत की जिंदगी जी सकते हैं वहां। यही सपने लिए सोमेश आया था कलकत्ता। लेकिन ये क्या, नरेंद्र दद्दा के एक कमरे के घर में बस 2 फोल्डिंग कॉट थे, एक टेबल थी, कुछ बर्तन, एक स्टोव और दीवार पे लटका हुआ एक प्लास्टिक फ्रेम का आईना। शान और शौकत। सोमेश मन में सोचता, दोस्तों ने उसको गलत बात नहीं बताई होगी। नरेंद्र दद्दा ही कुछ ऐसे इंसान है जिनको जिंदगी जीनी नहीं आती। बगल वाले कमरे में रह रहे विप्लव बाबू कितनी शान से रहते हैं, कलफ की हुई धोती और चुन्नटदार कुर्ते में एकदम जमींदार लगते हैं। और नरेंद्र दद्दा वही वक्त की धुलाई से पीली पड़ चुकी खद्दर की सफेद कमीज। कोई शौक नहीं, न ज्यादा बोलना न हंसना। भला ऐसे कैसे जी सकता है कोई? लेकिन हाँ, एक बार ही सही पर मुस्कुराते हुए देखा था सोमेश ने उनको। एक इतवार का दिन था। खिड़की से बाहर देख रहे दद्दा मुस्कुरा रहे थे, पर सोमेश को अपनी ओर देखता देख दद्दा गला साफ करके हट गए थे वहां से। सोमेश ने कनखियों से देखा था, पहली मंजिल के आंगन में मकान मालिक घोष बाबू की बेटी तारा अपने बाल सुखा रही थी। सोमेश की शातिर आंखों ने यह भी देख लिया था कि बाकी खिड़कियों में से कई जोड़ी आंखें तारा को देख रही थीं। घोष मैंशन की ग्राउंड फ्लोर पर घोष बाबू अपनी बीमार पत्नी और इकलौती बेटी तारा के साथ रहते थे। बाकी 2 मंजिल पे 6 कमरे थे और उनमें नरेंद्र दद्दा जैसे ही अकेले रहने वाले कई लोग किराए पे रहते थे। तारा कोई 26-27 साल की थी। शायद अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल की एक निष्ठता ने उसको शादी नहीं करने दी थी। टीचर थी। मोटा चश्मा और मोटी सी गुथी हुई चोटी में अत्यंत ही साधारण दिखने वाली लड़की जब अपने बाल धो के उनको सुखाने आंगन में आती तो नरेंद्र दद्दा जैसे नीरस इंसान भी उसको देखने पे मजबूर हो जाते। वो एकदम भोर की ओस की तरह लगती थी, स्निग्ध। सोमू, 1 महीना हो गया यहाँ आए हुए, सारा दिन यहीं कमरे में पड़े पड़े उपन्यास पढ़ते रहते हो। अरे खोजोगे नहीं तो नौकरी कैसे मिलेगी? जिंदगी इतनी आसान नहीं है, बहुत कठिन सफर है ये। मेहनत करना सीख लो, खुश रहोगे। दद्दा ने उसका ध्यान खिड़की से हटाने को मजबूर करते हुए कहा। जी दद्दा, सोमेश ने धीरे से कह तो दिया, लेकिन उसको गुस्सा बहुत आ रहा था। ये दद्दा भी ना, इतनी चिपचिपी गर्मी में जाऊं तो कहां? ये नहीं कि किसी से पैरवी करवा के नौकरी दिला दें। खुद तो इतनी नीरस जिंदगी जीते हैं और चले मुझको जिंदगी का फलसफा समझाने। अरे 32 साल के हो गए और अभी तक शादी नहीं की है इन्होंने। खुद तो खुश रहना आता नहीं, दूसरों को चले खुशी का पाठ पढ़ाने। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं
यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 66 77 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि नाम्बियार की लिखी कहानी सच्ची वाली लव स्टोरी। इस कहानी में अब तक आपने सुना, सोमेश 24 साल बाद कलकत्ता आता है और नरेन दद्दा को देख के उसको याद आती है उनकी नीरस जिंदगी, घोष मैंशन और तारा दी। अब आगे। अगले दिन जब नरेन रात के 9:30 बजे घर पहुंचे तो रोज की तरह ही सोमेश अपने बिस्तर पे टांग चढ़ाए उपन्यास पढ़ रहा था। स्टोव कोने में ठंडा पड़ा था और बर्तन भी उसी तरह औंधे मुंह जैसे नरेन सुबह छोड़ के गया था। मतलब आज भी सोमेश ने खाना नहीं बनाया। नरेश अपना जूता उतारने जैसे ही खाट पे बैठे, सोमेश ने उपन्यास से नजरें हटाते हुए कहा, आज दोपहर में तारा दी आई थी। कौन? नरेन ने नाक भौं से कोड़ते हुए कहा, वही अपनी घोष बाबू की बेटी तारा। ओ अच्छा, क्यों आई थी? आपसे कोई काम था कह रही थी। कह के सोमेश टेबल पर से एक कागज उठा लाया। इससे पहले कि नरेन कोई और सवाल पूछ पाता, सोमेश ने उस करीने से तय किए हुए कागज को आगे बढ़ाते हुए कहा, आप नहीं मिले तो वो ये दे गई थी, कहा था आपको दे दूं। नरेन ने चश्मा संभालते हुए उस कागज को खोला। पहली लाइन पढ़ते ही उनका गला सूखने लगा और उनके गाल लाल हो गए। मेरे प्रिय नरेन, इस जिंदगी का शुक्रिया जिसने मुझको आपसे मिलाया। बहुत दिनों से कहना चाहती थी पर हिम्मत नहीं हुई, लेकिन आज ये बात कहे बिना रह नहीं सकती। आप मुझे अच्छे लगते हैं, बाकी लोगों से भिन्न हैं आप, बिल्कुल मेरे जैसे हैं। बाहर से देखने में सख्त, लेकिन मैं जानती हूं कि आपके अंदर भी एक कोमल हृदय है। सच कहूं तो आंगन में बाल सुखाने में सिर्फ आपके लिए आती हूं और आपको मैंने अपनी ओर देखते हुए भी देखा है। मैं जानती हूं कि हम दोनों के मन जुड़े हुए हैं। अगर आपको भी यूं ही लगता है तो मेरे इस पत्र का उत्तर दे दीजिएगा। आपसे अनुरोध है कि आप खुद मेरे पास ना आए, बाबा को अच्छा नहीं लगेगा। आपका भाई सोमेश दोपहर में जब सब सो रहे हो तो मुझे आपका जवाब दे जाए। इंतजार में, आपकी तारा। खत पढ़ते पढ़ते नरेन के हाथ कांपने लगे, सर चकराने लगा। ये क्या हो रहा था? तारा और उसको पसंद करती थी। तुमने पढ़ा क्या ये पत्र? नरेन ने सोमेश पर रौब जमाते हुए पूछा। ये पत्र है क्या? मैं क्यों पढ़ने लगा भला? ये आपके लिए था ना? नरेन उठे और खाना बनाने लगे। आज उन्हें गर्मी कुछ ज्यादा ही लग रही थी। तारा का चेहरा उनकी आंखों के सामने से जा ही नहीं रहा था। उस पत्र के बारे में सोचते तो अजीब सी गुदगुदी हो रही थी उनको, और बार बार उनके मन में आता, क्या वाकई ये हुआ है? और उनका ही अहम जवाब देता, हाँ हुआ होगा तभी तो। रात भर नरेन करवटें बदलते रहे। माँ उनके लिए एक सर्वगुण संपन्न बहू लाना चाहती थी और उनके गुणों की लिस्ट समय के साथ बढ़ती जा रही थी, और साथ ही बढ़ रही थी नरेन की उम्र। नरेन ने माँ को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो भी अड़ी हुई थी। नरेन ने हार के सब नसीब पे छोड़ दिया था। जिंदगी एक पटरी पे भागने वाली रेलगाड़ी की तरह हो गई थी, लेकिन इस रेलगाड़ी को कोई प्लेटफॉर्म नहीं नसीब था जहां वो रुक के थोड़ा सुस्ता ले। पर आज नरेन को लग रहा था मानो उस रेलगाड़ी की गति धीमी हो गई है और कोई प्लेटफॉर्म जल्दी ही आने वाला है। तारा उसे भी अच्छी लगती थी। सुशील थी, मृदुभाषी थी और पढ़ी लिखी तो थी ही। हाँ, उम्र थोड़ी महिला वाली थी, लेकिन वो भी तो अब कोई लड़के वाली उम्र के नहीं थे। भोर के 4 बज रहे होंगे। दुनिया सो रही थी, पर नरेन दद्दा कांपते हाथों से अपना जवाब लिख रहे थे। प्रिय तारा, तुम्हारा पत्र पढ़ा। मैं असमंजस में हूं कि क्या लिखूं। मुझ जैसे साधारण इंसान को तुम पसंद करोगी ये कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन यकीन मानो कल रात से खुद पे बहुत गुमान हो रहा है। आफ्टर ऑल, आई केम, आई सॉ, आई कॉन्कर्ड। मुझे ऐसे पत्र लिखने नहीं आते, लेकिन हाँ, मुझे तुम बहुत पसंद हो, बहुत पसंद। तुमसे मिलना चाहता हूं। कब मिलोगी बताना। तुम्हारा नरेन। सुबह नरेन ने वो खत और 10 रुपए सोमेन को थमाते हुए कहा, ये लो पैसे, कलकत्ता घुमाओ, लेकिन सुनो दोपहर के बाद जाना।
दोपहर को एक खत तारा को दे आना। जी दादा, सोमेश ने मुस्कुराते हुए कहा। नरेन घर से निकला तो उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसकी जिंदगी मानो एक ही दिन में बदल गई हो। अजीब सी सुगबुगाहट हो रही थी उसके मन में। अब उसको प्यार की अपनी कहानी के अगले पड़ाव का इंतजार था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 6677 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि नाम्बियार की लिखी कहानी सच्ची वाली लव स्टोरी। इस कहानी में अब तक आपने सुना तारा का प्रेम पत्र नरेन तक पहुंचता है और नरेन प्रेम के सागर में गोते लगाते हुए उसको वापस जवाब देता है। अब आगे। शाम को घर आते ही नरेन ने सोमेश से पूछा, घूम आए? कहां कहां गए थे? इससे पहले सोमेश कुछ बोल पाता, नरेन ने अगला प्रश्न दागा, वो चिट्ठी दे आए? जी दादा। अच्छा, कोई चिट्ठी पत्री घर वर से? नहीं तो दादा, कोई चिट्ठी पत्री नहीं। अगले 3 दिन भी यूं ही सन्नाटा छाया रहा और नरेन की बेचैनी बढ़ने लगी। कहीं मैंने कोई गलत बात तो नहीं लिख दी चिट्ठी में? कहीं तारा बीमार तो नहीं है? उसने 3 दिनों में तारा को देखने की बहुत कोशिश की, लेकिन तारा कहीं नहीं दिखी। तीसरे दिन जब वो घर पहुंचा तो सोमेश ने मुस्कुरा के उसके आते ही उसके हाथ में चिट्ठी रख दी। तारा दी आई थी, ये दे के गई हैं। कब आई थी? नरेन ने अपनी खुशी को दबाने की कोशिश करते हुए पूछा। अभी बस आधा घंटे पहले। अरे तुमने उसको रोका क्यों नहीं मेरे आने तक? कैसे रोकता? कहां बिठाता? इस बिस्तर पे? नरेन निराश तो था कि वो तारा से नहीं मिल पाया, लेकिन चिट्ठी खोलते हुए वो प्रेम के सागर में फिर से गोते लगाने लगा। तारा ने लिखा था, मेरे प्रिय नरेन, आपका जवाब पाके बहुत अच्छा लगा। आप मुझे बहुत पसंद हैं, पर आपकी वो दाढ़ी और वो खद्दर की कमीज मुझको नहीं भाती। खिले रंगों के कपड़ों में आप अच्छे लगेंगे। वैसे मुझे लाल रंग बहुत पसंद है। मिलना मैं भी चाहती हूँ, लेकिन कलकत्ता में मेरे कई रिश्तेदार हैं। कहीं किसी ने देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए आपसे विनती करती हूँ कि थोड़ा इंतजार करें। करेंगे ना? आपकी तारा। नरेन खत पढ़ते हुए मुस्कुरा रहे थे। उनके चेहरे पे एक अजीब सा नूर था। हाथ में पकड़े कागज पर इश्क की लौ जो जल रही थी। अचानक नरेन ने सोमेश से कहा, चल रे सोमू, जरा बाजार चलते हैं। अरे ज्यादा तैयार होने की जरूरत नहीं, बस ऐसे चल दे। नरेन एक सीए के यहाँ सेक्रेटरी की नौकरी करते थे। तनख्वाह भी ठीक ठाक मिलती थी और आज तो खर्चा करने का भी मूड था उनका। एक लाल रंग की शर्ट और 2 लकड़ी की कुर्सी की खरीदारी हो गई उस शाम। अगली सुबह सोमेश को जगाते हुए नरेन ने कहा, सोमू आज जल्दी ऑफिस जाना है, चलता हूं। सोमेश ने नींद भरी अधखुली आंखों से देखा कि लाल कमीज में कोई अजनबी उसको जगा रहा था। कौन? भांग वांग खाया क्या? ये हमें तो हैं। सोमेश की नींद भाग गई और सामने खड़े थे बिन दाढ़ी के लाल शर्ट में सजे नरेन दद्दा। नरेन घर से निकल के अपनी गली के सामने वाले उस बस स्टॉप पे पहुंचा जहां से तारा स्कूल जाने के लिए बस लेती थी। 5 मिनट बाद हड़बड़ाते हुए गली से निकली। नरेन भी मुस्कुरा के अपने बिन दाढ़ी वाले गालों पे उंगलियां फेरने लगे। वो तारा को बस बता देना चाहते थे कि अब वो अपनी जिंदगी तारा की पसंद और नापसंद से जिएंगे। तारा और उनकी नजरें एक पल को मिली और तारा मुस्कुरा दी। नरेन के चारों ओर 100 गुलाब खिल गए। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 6677 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि नाम्बियार की लिखी कहानी सच्ची वाली लव स्टोरी। इस कहानी में अब तक आपने सुना तारा की चिट्ठियों का गहरा असर होता है नरेन पर और वो तारा की पसंद के अनुसार खुद को बदलने लगते हैं। अपनी दाढ़ी साफ करवा लेते हैं,
जिंदगी में पहली बार लाल कमीज पहन लेते हैं और फिर बस स्टॉप पे वो तारा को चिट्ठी देने जाते हैं, लेकिन दे नहीं पाते हैं। अब आगे। तारा की बस आ गई और वो उसमें चढ़ के चली गई। नरेन का मन छोटा हो गया। जो चिट्ठी उसने रात भर जाग के लिखी थी वो तारा को नहीं दे पाया, लेकिन फिर उसने मन को समझाते हुए कहा, धत पगले, 5 लोगों के बीच अगर ये चिट्ठी देता तो तारा की बदनामी होती ना। जो हुआ अच्छा हुआ। सारा दिन नरेन मन की तांत पे अपने सुनहरे भविष्य को बुनते रहे। शाम को घर आए तो सोमेश ने उनको फिर चिट्ठी पकड़ा दी। आज तो तारा दी दोपहर में ही चिट्ठी दे गई थी। नरेन बिना कोई सवाल किए चिट्ठी खोल के पढ़ने लगा। मेरे प्रिय नरेन, आज तुम्हारा वो रूप देखा जो मैं सपने में देखा करती हूँ। आपको मेरी पसंद का ख्याल है, इससे मैं समझ सकती हूँ कि आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं। लाल रंग की कमीज और दाढ़ी के बिना आप मेरे लिए इस वक्त दुनिया के सबसे सुंदर पुरुष लग रहे थे, एकदम धर्मेंद्र की तरह। वैसे एक बात बताऊं आपको, मुझे सिनेमा देखना बहुत पसंद है। क्या आपको भी ये शौक है? आपसे बात करने का बहुत मन करता है, लेकिन डरती हूं कि कहीं कोई मुसीबत ना आन पड़े, हमारे प्रेम को कोई नजर न लग जाए। मैं सदा आपकी ही रहना चाहती हूं, सदा आपकी, तारा। नरेन की सांसें तेज हो गई थी पढ़ते पढ़ते, लेकिन उनके चेहरे पे सुकून था, मानो कि बहुत बड़े भारी मिशन में सफलता हासिल कर ली उन्होंने। उसी रात अपनी मां को चिट्ठी लिखी कि अब वो उसके लिए बहू ना ढूंढे। बहू उसने पसंद कर ली थी और अगर ये शादी नहीं करने दी तो वो कभी अपने गांव नहीं जाएंगे। अगले दिन इतवार था। नरेन सुबह से ही खिड़की पे बैठा था। तारा बाल सुखाने आंगन में आ गई थी। नरेन जानता था कि तारा को और लोग भी देख रहे थे और वो ये भी जानता था कि तारा उसकी ओर नहीं देखेगी, क्योंकि उसको दुनिया का डर था ना। फिर भी वो एक बार जोर से खांसा और उसकी तारा ने उसकी ओर मुंह उठा के देख लिया। दोनों की नजरें मिली और फिर तारा मुस्कुराई और अगले ही पल हड़बड़ा के अंदर चली गई। नरेन उस काठ की हरी खिड़की पे बैठ के अपने अंदर उस हवा को समेटने की कोशिश करता रहा जो उसकी तारा को छू के आई थी, जिसमें उसकी तारा की खुशबू थी, जिसमें उसकी तारा के प्रेम की गर्माहट थी। सोमेश ये देख रहा था और मन ही मन नरेन की इस अवस्था पे खुश हो गया। वाह दद्दा, क्या लव स्टोरी है। जोर की लगी है इश्क की आग, बुझाए ना बुझेगी। खुश रहो दद्दा। सोमू, तुमने कुछ कहा क्या? नरेन ने खिड़की से नजरें हटाते हुए पूछा। नहीं तो दद्दा। कुछ दिन और यूं ही चलता रहा। एक खत इधर से जाता तो दूसरा उधर से आ जाता। नरेन अब रंग बिरंगे कपड़े पहनने लगे थे, हंसने लगे थे, कभी कभी गुनगुनाने भी लगे थे। और तो और पिछले हफ्ते तो एक धर्मेंद्र का सिनेमा भी दिखा लाए थे सोमेश को। आज गांव से चाची की चिट्ठी आई है। सोमेश ने एक शाम उसको एक चिट्ठी पकड़ाते हुए कहा। नरेन ने चिट्ठी खोल के पढ़ी तो उसमें मां ने बाकी बातों के अलावा ये लिखा था कि मैं बस तुम्हारी भलाई के लिए अच्छी बहू ढूंढ रही थी ताकि तुमको हमेशा सुख मिले, लेकिन तुम ठहरे जिद्दी। करोगे तो अपने मन की ना, जो भी करना सोच समझ के करना। मां की स्वीकृति के बाद बस एक विकेट गिरना बाकी था। सो नरेन ने ठान लिया कि कल वो घोष बाबू से तारा और अपनी शादी की बात करेगा। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 6677 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि नाम्बियार की लिखी कहानी सच्ची वाली लव स्टोरी। इस कहानी में अब तक आपने सुना, तारा लिखती है कि वो नरेन के बदलाव से खुश है, जिससे नरेन का हौसला बढ़ जाता है और वो अपनी मां से हामी भरवा के अब घोष बाबू से अपनी और तारा की शादी की बात करने की ठान लेता है। अब आगे। शनिवार का दिन था। नरेन दफ्तर से जल्दी लौट आए थे और खुशकिस्मती से सोमेश भी घर पे नहीं था। बिना वक्त गंवाए अपनी नई धोती और सिल्क का कुर्ता पहन के नरेन घोष बाबू के घर पहुंच गए। दरवाजा उनकी पत्नी ने खोला। घोष बाबू हैं क्या? नहीं, वो तो बाहर गए हैं, कोई काम था। कब तक आएंगे? नरेन ने उत्सुक होकर पूछा। बिटिया के साथ बालीगंज गए, देर हो जाएगी, श्रीमती घोष बोली।
नरेन का उत्साह धरातल पर धड़ाम से गिरा और वो भारी कदमों से ऊपर अपने कमरे में आ बैठे। रात बहुत मुश्किल से कटी। अगले दिन जब तारा अपने बाल सुखाने आई तो नरेन ने बहुत कोशिश की तारा का ध्यान आकर्षित करने की, लेकिन तारा न जाने किस धुन में थी कि उनकी ओर देख ही नहीं रही थी। अचानक बारिश शुरू हो गई। तारा अंदर भागी और उसके भागते हुए कदमों की आहट सीढ़ियों पर सुनाई दे रही थी। वो शायद छत की ओर भाग रही थी। पल भर के लिए नरेन कुछ सोचने लगे, फिर चप्पल पहन के वो भी छत की ओर चल दिए। बूंदाबांदी हो रही थी और तारा छत पे सूख रही दाल उठा रही थी। उसकी पीठ नरेन की ओर थी। तारा, नरेन ने बड़े प्यार से कहा। कौन? क्या? तारा हड़बड़ा के खड़ी होकर अपना दुपट्टा संभालते हुए बोली, मैं नरेन। सुनो, मैंने माँ से भी बात कर ली है। वो हमारी शादी के लिए राजी है। मैंने कहा था ना, हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अब हमको एक होने से कोई नहीं रोक सकता। नरेन मुस्कुराते हुए उसकी ओर बढ़ने लगे। बस इतना सुनते ही तारा का चेहरा फक पड़ गया। आसमान के सारे बादल मानो उसके चेहरे पे उतर आए और वो जोर से चिल्लाई, माँ, मागो। उसकी चीख सुन के बाकी घरों के भी लोग दौड़ाए छत पे। ये आदमी मुझसे गलत बातें कर रहा था, तारा ने गुस्से में कहा। लेकिन मैं, तारा, तुम तो। नरेन सफाई देना चाहता था, लेकिन उसकी सुनता कौन। किसी ने उसका कॉलर पकड़ लिया, कोई उसको घूंसे मार रहा था, कोई कह रहा था, छे नरेन बाबू, और ऐसे सोचा भी नहीं था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 6677 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि नाम्बियार की लिखी कहानी सच्ची वाली लव स्टोरी। इस कहानी में अब तक आपने सुना, नरेन घोष बाबू से नहीं मिल पाता है और अगले दिन तारा को छत पे अकेले देख के अपने मन की बात कह देता है, जिसकी वजह से तारा सख्ते में आ जाती है और नरेन की खूब पिटाई होती है। अब आगे। सोमेश ने आके उनका बचाव किया और किसी तरह लोगों को समझा बुझा के उनको कमरे में ले आया। घूंसे से उनका गाल सूज गया था और हाथ में भी चोट आई थी, लेकिन फिर भी नरेन कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उनसे गलती क्या हो गई। वो सोच रहे थे, तारा नहीं तो उन्हें, उफ, ये स्त्री मन क्या इतना जटिल होता है। लेकिन यह अपमान उनकी बर्दाश्त के बाहर था। उसी शाम नरेन सोमेश को गांव वापस जाने को कह के अपना सामान लेके कहीं चले गए थे। सोमेश भी तीसरे दिन गांव के लिए निकल रहा था, लेकिन वो अपराध बोध से दबा जा रहा था। ये क्या कर दिया मैंने? जो खेल मैं खेल रहा था दद्दा और तारादी को लेके, कहीं उसमें दद्दा की जान चली जाती तो? मैं तो दद्दा के साथ बस एक प्रैक्टिकल जोक कर रहा था ताकि वो अपने मन में कुछ नया तो सोच पाए। मुझको क्या पता था कि दद्दा तारादी के सामने इतनी हिम्मत दिखा देंगे और बात इतनी दूर तक चली जाएगी। ये क्या हो गया? घोष मैंशन से निकलते वक्त कमरे की चाबी देने वो घोष बाबू के घर गया। दरवाजा तारा ने ही खोला। तारा को देखते ही सोमेश रो पड़ा। उसने हाथ जोड़ के हिचकियां लेते हुए अपना इकबाल जुर्म कर दिया। सारी कहानी तारा के सामने रख दी। तारा उसको कुछ पल गुस्से में देखती रही और फिर उसके मुंह पे जोर से दरवाजा बंद कर दिया था। सोमेश के सामने 24 साल पुरानी घटना बिल्कुल सिनेमा की तरह चल रही थी और वो फिर से ग्लानि में डूबता जा रहा था। इतने सालों में जब भी वो गांव गया, कभी नरेन के बारे में पता करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि नरेन के बारे में सोचने से उसको अपने आप से घृणा होती थी। सालों बीत गए थे इस ग्लानि के बोझ को ढोते ढोते। उसने मन में ठान ली थी कि वो इस बार दद्दा को ढूंढ निकालेगा और माफी मांग लेगा। अगले दिन फिर उसी वक्त सोमेश सड़क के किनारे जाके खड़ा हो गया। उसे चमत्कार का इंतजार था, उसे दद्दा का इंतजार था। और दद्दा फिर वहीं खड़े थे जहां एक दिन पहले दिखे थे। सोमेश ने लपक के उनके कंधे पे हाथ रखा। दद्दा मुड़े और चौंक के बोले, अरे सोमू, तू यहां कैसे? काम से आया हूं कलकत्ता। आपको कल भी देखा था, लेकिन आप तक पहुंचता इससे पहले आप गायब हो गए थे। अरे मैं सामने वाली बिल्डिंग में काम करता हूं, चल घर चलते हैं, नरेन ने हंसते हुए कहा। वो मैं, सोमेश हिचकिचाया। अरे चल तो, नरेन ने आग्रह करते हुए कहा। सोमेश उनके साथ चल पड़ा।
उसके मन में था कि वो रास्ते में नरेन को सारी बातें बता देगा, माफी भी मांग लेगा। दोनों पैदल ही चल पड़े। नरेन उससे हंस हंस के सवाल पूछ रहे थे, उसके परिवार, उसके काम, गांव के बारे में, और सोमेश कम से कम शब्दों में जवाब दे रहा था। उसे अपने मन का बोझ हल्का करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। चलते चलते वो अचानक जम सा गया। दद्दा, ये तो वही गली है ना? हाँ है तो, तुम आओ तो, नरेन ने फिर मुस्कुराते हुए कहा। सोमेश अब डर रहा था। कहते हैं जहां शेर का डर हो अक्सर वहीं सांझ हो जाती है। नरेन के साथ खुद को घोष मैंशन की दूसरी मंजिल पे खड़ा पाया उसने। दरवाजा अंदर से बंद था। नरेन ने खटखटाया तो दरवाजा खुला और मुस्कुराती हुई तारा खड़ी थी सामने। उम्र के साथ कुछ खास नहीं बदली थी। नरेन ने हंसते हुए कहा, देख लो अपनी तारा दी को। अरे बरखुरदार, इतना क्यों हैरान हो? तुम्हारी बदमाशी जब तक समझ पाता तब तक तुम गांव चले गए थे, वरना तुम्हारे दो सामने के दांत आज भी टूटे होते। कई बार सोचा तुम्हें सब लिख के भेजूं, लेकिन मन था कि किसी दिन तुमसे मिलके तुमको सरप्राइज दूं। अरे तारा, अब तुम ही इसकी हैरानी का इलाज करो। तारा दी चाय ले आई थी। सामने बैठ के उन्होंने आंचल से अपना हाथ पोंछते हुए कहा, तुमने जब सच्चाई बताई तो मैं अगले ही दिन इनसे मिलने इनके ऑफिस गई। मुझे इनसे एक बार माफी जो मांगनी थी। जानते हो सोमू, इनसे मिलके मुझको एहसास हुआ कि इनसे ज्यादा मुझे कोई और प्रेम नहीं कर सकता। और फिर वहीं से शुरू हुई हमारी स्टोरी, इस बार सच्ची वाली लव स्टोरी। कहते हुए तारा ने प्यार से नरेन की ओर देखा। बस इतनी सी थी ये कहानी।